नमस्कार दोस्तों, लर्न एंड ग्रो चैनल पे मैं मुकेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक, मशीनिंग टाइम। मशीनिंग टाइम टर्निंग में कैसे निकालते हैं, टर्निंग ऑपरेशन एंड फिशिंग ऑपरेशन में मशीनिंग टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन में हम मशीनिंग टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं मशीनिंग टाइम होता क्या है। किसी भी वर्क पीस को उसके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में जो भी टाइम लगता है उसी को हम मशीनिंग टाइम कहते हैं। ये लिखा हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड टू मशीनिंग ए वर्क पीस इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब हमें हमेशा ये उम्मीद रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो यानी कि प्रोडक्टिविटी हम हमेशा चाहते हैं कि इंक्रीज करें, प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ाना चाहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगा जब वर्क पीस को बनाने में कम से कम समय लगे। तो वर्क पीस को बनाने में कम से कम समय लगे तो स्वाभाविक है प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ जाएगा। तो अगर मशीनिंग टाइम कम करना है तो ये किस किस पैरामीटर को हमें देखना होगा, किसको बढ़ाना होगा, किसको घटाना होगा, ये सारे चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा। तो हमें ये पता है कि अगर कोई वर्क पीस से फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको उसमें से मेटल को रिमूव करेंगे। तो ये जो है डिपेंड करता है मटेरियल रिमूवल रेट पर कि मेटल जितना ज़्यादा रिमूव होगा, जितना तेज़ी से रिमूव होगा, उतना जल्दी टाइम में हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। यदि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना होगा या कह सकते तो मशीनिंग टाइम डिक्रीज करना होगा। अगर मशीनिंग टाइम डिक्रीज करना होगा तो फिर आपको बहुत सारे चीज़ को इंक्रीज करना होगा, जैसे वेलोसिटी बढ़ा देना होगा। ये आपका स्पेंडल है, स्पेंडल का जो रोटेशन है यानी कि वेलोसिटी है वो बढ़ा देंगे तो स्वाभाविक है मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ जाएगा। अगर फीड बढ़ा दें यानी कि फीड, ये जो टूल का मूवमेंट है इस डायरेक्शन में, अगर फीड बढ़ा दें तो भी आपका मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ जाएगा। अगर डेप्थ ऑफ कट बढ़ा दें तो डेप्थ ऑफ कट भी बढ़ा देंगे, तब भी मेटल का रिमूवल रेट बढ़ जाएगा। अगर एमएमआर का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो स्वाभाविक है आपका मशीनिंग टाइम रिड्यूस कर जाएगा। तो ये आपका मशीनिंग टाइम के बारे में हुआ। अब मशीनिंग टाइम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मशीनिंग टाइम को समझते हैं फिर से अच्छे से। ये आपका डेफिनेशन हुआ। मशीनिंग टाइम को मेनली दो पार्ट में बांटा गया है। अगर आपको मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करना होगा या देखना होगा तो उसमें दो टाइप का टाइम हम देखेंगे। एक आइडियल टाइम होता है, दूसरा एक्चुअल टाइम होता है। अगर हम आइडियल टाइम की बात करते हैं तो आइडियल टाइम जो आप टूल सेट करते हो ये भी आपका मशीनिंग टाइम में ही कैलकुलेट होगा। अगर टूल चेंज कर रहे हो बीच में तो भी मशीनिंग टाइम ये आइडियल टाइम में ही कैलकुलेट होगा। अगर आप देख रहे हो ये टूल है आपका, टूल जब मूव करता है तो मूव तो जब भी कर रहा है इसके सरफेस पे तो मेटल को रिमूव कर रहा है, लेकिन मेटल रिमूव जब जब नहीं कर रहा है यानी कि स्टार्टिंग में जब टूल को सेट करते हैं तो आप यहाँ पे देख लो, स्टार्टिंग में जब यहाँ पे हम टूल को सेट करते हैं तो उस समय कुछ ना कुछ डिस्टेंस रखते हैं। जब डिस्टेंस रखते हैं, स्मॉल डिस्टेंस ही होगा, डिस्टेंस रखते हैं, फिर ये टूल को मूव कराते हैं, इसमें टच कराते हैं तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा। ये भी आपका आइडियल टाइम में ही आता है। फिर अगर मान लो कि ये प्रोडक्ट फिनिश करते हुए ये यहाँ से यहाँ तक ये इसको टर्निंग करते हुए आ गया, तो अब ये लास्ट एंड पॉइंट पर आएगा। एंड पॉइंट होने के बाद ये टूल थोड़ा और आगे मूव करेगा, टूल इस एंड पॉइंट से थोड़ा और आगे मूव कराते हैं ताकि पूरा मटेरियल रिमूव हो जाए। तो इसमें भी थोड़ा कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस मूव किए होंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो ये समय जो लगा है ये समय आपका आइडियल टाइम, ये टाइम जो है आइडियल टाइम में हम कंसीडर करते हैं। अब एक्चुअल टाइम की बात करें तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, एक्चुअल टाइम जो होगा मेटल को कितना देर रिमूव किया, जितना देर रिमूव कर रहा है बस वही आपका एक्चुअल टाइम होगा। टाइम स्पेंट इन चीप रिमूवल बाय द टूल फ्रॉम द वर्क पीस।
अब इस वर्क पीस से ये टूल जब टच करता है और जब इससे मटेरियल को रिमूव करता है तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, और जितना टाइम पूरा मेटल को रिमूव करने में लगता है वो आपका एक्चुअल टाइम हो रहा है। यानी कि एक्चुअल टाइम में सिर्फ और सिर्फ मेटल को रिमूव करता है। अदरवाइज जो स्टार्टिंग में टाइम लगता है और जो लास्ट में टाइम लगता है, अब लास्ट में कहाँ पे टाइम लगता है, तो लास्ट में जो टाइम लगता है यहाँ पे मान लो कि टूल मूव करते गया, डेप्थ ऑफ कट दिए, उस समय टाइम लगा इनिशियल, वो भी आइडियल, फिर कट करने लगा तो वो आपका एक्चुअल टाइम हुआ। जब ये एंड पॉइंट पे आएगा तो ये यहाँ से इसके सरफेस से जब हटेगा, सरफेस से दूर जाएगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ये मूव करेगा, तो ये आपका आइडियल टाइम हुआ। ये आइडियल टाइम के अंतर्गत ही आएगा। फिर ये वापस आएगा, फिर डेप्थ ऑफ कट देंगे, तो ये जितना भी टाइम लग रहा है वापस आना, डेप्थ ऑफ कट देना, ये सारा आपको आइडियल टाइम में कंसीडर करेंगे। एक्चुअल टाइम जो होगा वो आपका एक्चुअल टाइम जो मेटल को रिमूव कर रहा है जितना समय, बस वही आपका एक्चुअल टाइम होगा। तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आइडियल टाइम कैलकुलेट करेंगे, फिर एक्चुअल टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो यही आपका टोटल टाइम हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं मशीनिंग टाइम हो जाएगा। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं मशीनिंग टाइम का। तो मशीनिंग टाइम का कैलकुलेशन देखते हैं, फिर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं मशीनिंग टाइम का कैलकुलेशन। मशीनिंग टाइम का कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, या कटिंग टाइम या मशीनिंग टाइम कह सकते हैं। अब अगर हमें कटिंग टाइम या मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले हम वर्कपीस को देखेंगे और ऑपरेशन को देखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन हमने लिया है, कौन सा ऑपरेशन हमें करना है। जैसे मान लो कि अब ये आपका सिलेंड्रिकल वर्कपीस है। अब ये सिलेंड्रिकल वर्कपीस को, यहाँ पे सिलेंड्रिकल वर्कपीस है और सिलेंड्रिकल वर्कपीस को हमारा डायमीटर इन डिक्रीज करना है। तो डायमीटर डिक्रीज करेंगे, दैट मीन्स जो ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे वो ऑपरेशन आपका टर्निंग ऑपरेशन होगा। दैट मीन्स टूल यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक जाएगा, यानी कि पहले इसमें डेप्थ ऑफ कट देंगे, फिर इस डायरेक्शन में फिर देंगे, और आपका वर्क पीस वो रोटेट करेगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी से, जो आरपीएम में वेलोसिटी दिया होगा। तो यहाँ पे मेटल को रिमूव करेगा, तो ये आपका एक्चुअल टाइम होगा। अगर हम देखें तो टूल को जब हम सेट करते हैं तो सेट करने के बाद टूल को मूव करा के यहाँ पे ले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे इसको हम रखते हैं। तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे रखने के बाद फिर ये आपका रोटेशन देते हैं, यानी कि वेलोसिटी देते हैं वर्कपीस में। वर्कपीस में जब वेलोसिटी देते हैं फिर टूल को धीरे धीरे मूव कराते हैं और इसमें वर्कपीस में टच कराते हैं डेप्थ ऑफ कट देने के बाद। तो यानी कि जो शुरुआत में टाइम दिया, यानी कि ये जो डिस्टेंस रखे L1, ये आपका इनिशियल डिस्टेंस है जिसको हम टूल अप्रोच बोलते हैं। यानी कि जो रिक्वायर्ड फीड देने में जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस रखे थे, यही आपका टूल अप्रोच कहलाता है। यानी कि इनिशियल वाला जो डिस्टेंस है वो टूल अप्रोच कहलाएगा। फिर ये मेटल को रिमूव करेगा, फीड देने के बाद ये यहाँ तक आएगा L डिस्टेंस तक, स्मॉल L तक, यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल L डिस्टेंस तक। ये आपका स्मॉल L जो है वर्क पीस का लेंथ है। फिर पूरा लेंथ मटेरियल को रिमूव करने के बाद आगे मूव करेगा आपका टूल यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो इस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं L2। तो ये आपका L2 लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं ओवर ट्रेवल। तो ये आपका ओवर ट्रेवल हुआ, जिसको हम लेंथ L2 ओवर ट्रेवल, L जो है वर्कपीस का लेंथ हो जाएगा और L1 जो है टूल अप्रोच हो जाएगा। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि टोटल लेंथ कैपिटल L जो हो जाएगा L1 प्लस L प्लस L2, यानी कि टूल अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ वर्कपीस प्लस आपका हो जाएगा ओवर ट्रेवल, यानी कि जो ओवर ट्रेवल
डिस्टेंस हुआ है जिसको हम L2 कहते हैं। अगर F इसका फीड हो, D डेप्थ ऑफ कट हो, स्मॉल d एन स्पीड ऑफ वर्क पीस हो, इन RPM में होगा। NP जो है टोटल नंबर ऑफ पासेस, इसको हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ पासेस होता क्या है, सिर्फ अभी ध्यान रखते हैं नोटेशन, टोटल नंबर ऑफ पासेस हो गया। DI इनिशियल डायमीटर जो आपका शुरू में डायमीटर होगा, DF फाइनल डायमीटर जितना तक हमें लेके जाना है। तो ये आपका टोटल डिनोटेशन हो गया। अब हम कैलकुलेट कैसे, तो टोटल लेंथ हमें फाइंड आउट करना होगा। तो टोटल लेंथ आपको पता है कि टूल अप्रोच में वर्कपीस का लेंथ ऐड कर देंगे और ओवर ट्रेवल ऐड कर देंगे, तो ये आपका टोटल ट्रेवल डिस्टेंस आ जाएगा टूल के द्वारा। तो इतना डिस्टेंस आपका टूल मूव कर रहा है। तो ये मशीनिंग टाइम, अगर मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे एक बार यहाँ से जाएंगे तो पर पास बोलते हैं कि पर पास मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटल L डिस्टेंस हमें मूव करना होगा। तो कैपिटल L डिस्टेंस हम मूव करेंगे, यानी कि एक पास में L डिस्टेंस मूव करना होगा। तो L डिस्टेंस हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता हो जाए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, हम फाइंड आउट कर सकते हैं आपका टाइम, क्योंकि हमें पता है कि V इक्वल टू L/T होता है। तो टाइम इधर आ जाएगा तो T/V हो जाएगा, यानी L/V हो जाएगा आपका T, यानी कि टाइम कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे L मशीनिंग टाइम जो होगा पर पास की अगर हम बात करें तो मशीनिंग टाइम पर पास हो जाएगा L/F इंटू एन। F इंटू एन एक वेलोसिटी है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी यहाँ पे जो है वो F इंटू एन के बराबर होगा। अगर F दिया हुआ है, N दिया हुआ है, तो ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये आपका F इंटू एन वेलोसिटी हुआ, इसमें L में डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मशीनिंग टाइम पर पास आ जाएगा। अब F क्या है, फीड, और आपका N क्या है, N जो है आपका रिवोल्यूशन पर मिनट टूल का रोटेशन है। तो फीट जो है आप देख सकते हो मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन है, यहाँ पे फीट जो दिया हुआ है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, और एन जो दिया हुआ है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ऊपर में रेवोल्यूशन पर मिनट है तो रिवोल्यूशन से रिवोल्यूशन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो वेलोसिटी आ जाएगा यानी कि F इंटू एन, F इंटू एन जो होगा वो mm पर मिनट हो जाएगा। तो ये आपका mm पर मिनट कैसे आएगा, तो आपको F और N में मल्टीप्लाई करो, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन इनटू रिवोल्यूशन पर मिनट होगा, तो रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन कैंसिल हो जाएगा, mm/मिनट हो जाएगा। तो ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये आपका कटिंग टाइम कैलकुलेट हो जाएगा इन द टर्म ऑफ लेंथ, फीड एंड स्पीड। अब ये स्पीड आरपीएम में दिया हुआ है, तो आरपीएम में दिया हुआ है तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर किसी का आरपीएम दिया हुआ है तो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना आता है, पाई डी आई इनिशियल डायमीटर इंटू एन होता है अपॉन 1000। अगर अपॉन 1000 करते हैं तो यहाँ पे डी जो होता है ये आपका mm में लिया जाता है। अगर डी mm में हो तो ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा मीटर पर मिनट में। तो ये आपका मीटर पर मिनट में वेलोसिटी आ जाएगा। अब इस v का वैल्यू पुट करो, v का वैल्यू सॉरी इस v में से n का वैल्यू कैलकुलेट करो, यानी कि n का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो n का वैल्यू आपका ये आएगा। अब इस n का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट वाले इक्वेशन जो आपने यहाँ पे निकाल चुके हो, तो इस इक्वेशन में पुट करो तो ये आपका v के टर्म में टाइम कैलकुलेट करके दे देगा कि कटिंग टाइम आपका कितना लग रहा है। तो ये आपका कटिंग टाइम कैलकुलेट करके दे देगा। अगर आपको फीड पता है, वेलोसिटी पता है, डायमीटर पता है, लेंथ पता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कटिंग टाइम की। तो ये आपका किस ऑपरेशन में, टर्निंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जिसमें डायमीटर को रिड्यूस करना होगा। अब इसी में अगर हम फेसिंग की बात कर रहे हैं
तो यहाँ पे अगर हम फेसिंग कर रहे हैं दैट मीन्स ये फेसिंग ऑपरेशन में जाएंगे तो इसके फेस को ये कट करेगा, यानी कि ये लेंथ डिक्रीज होगा। अगर लेंथ डिक्रीज होगा तो इस सिचुएशन में आपका कटिंग लेंथ क्या होगा? इस सिचुएशन में आपका कटिंग लेंथ की बात करें तो कटिंग लेंथ चेंज हो जाएगा। अगर फेसिंग की बात करेंगे तो टूल को मूव करना होगा। आप इस ऑब्जेक्ट में देखो, अगर इस फेसिंग की बात कर रहे हैं तो टूल को मूव करना होगा रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि इस एंड से सेंटर की ओर मूव करेंगे तो लेंथ जो होगा वो आपका d/2 हो जाएगा। ये किस सिचुएशन में होगा? जब हमें फेसिंग ऑपरेशन करना होगा। ये d क्या है आपका? सॉरी, डी इनिशियल, यानी कि आपका जो भी डायमीटर दिया हुआ है डायमीटर, और उसको हाफ करेंगे तो ये रेडियल डायरेक्शन सेंटर तक जाएंगे तो ये पूरा फेसिंग करके दे देगा। तो टूल जो मूव करेगा वो d/2 होगा। अब इसमें भी आपका टूल अप्रोच हो सकता है और ओवर ट्रेवल हो सकता है, तो वो चीज़ आपको दिया होगा। नहीं तो जो अगर हम देख रहे हैं d/2 जो होगा ये आपका टूल का ट्रेवल जो मूवमेंट हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे एल बोल सकते हैं। अगर उसको एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तब टूल अप्रोच और ओवर ट्रेवल को हटा दें तो d/2 हम एल को ले सकते हैं। ये कब लेंगे? फेसिंग ऑपरेशन में एल का वैल्यू d/2 लेंगे। लेकिन टर्निंग में जो है आपको यही वैल्यू लेना है, L = L1 + L + L2। तो ये आपका टोटल लेंथ हो जाए। अगर L1 और L2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट वर्कपीस का हम लेंथ ले लेंगे और कैलकुलेशन एज इट इज कर लेंगे। तो ये आपका टाइम कैलकुलेशन हुआ। अब इसमें देखो, टाइम तो कैलकुलेट अब आसानी से हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें डायमीटर की बात करते हैं, मान लो हमारे पास 100 mm का डायमीटर है, 100 mm डायमीटर है इनिशियली, और इसको हमें रिड्यूस करके लेके जाना है 70 mm। तो अब इसका डायमीटर 70 mm लेके जाना है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में सबसे पहले आपको देखना है कि थिकनेस कितना रिमूव करना है। तो थिकनेस अगर हम देखें तो डायमीटर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डी इनिशियल माइनस डी फाइनल करेंगे तो ये आपका 30, डी इनिशियल माइनस डी फाइनल करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो ये 30 डायमीटर का डिफरेंस हुआ। लेकिन हम रेडियल डायरेक्शन में एक साइड, अगर एक साइड इसको हम 2 mm मूव कराते हैं, कट करते हैं, तो इस साइड से भी ये 2 mm रिमूव हो जाता है। तो यानी कि ये रेडियल डायरेक्शन को हम कंसीडर करेंगे तो हमारा डेप्थ ऑफ कट यानी कि टोटल डेप्थ जो होगा वो d/2 हो जाएगा। यानी कि टोटल डेप्थ जो हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। तो यानी कि 15 mm कह सकते हैं कि डी इनिशियल माइनस डी फाइनल बाय 2। ये अगर हम डेप्थ ऑफ कट एक डायरेक्शन में देते हैं तो दोनों डायरेक्शन से हट जाता है, तो ये 30/2 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। लेकिन ये आपका 15 mm जो है ये आपको रेडियल डिस्टेंस को हटाना है, यानी कि मटेरियल को रिमूव करना है। तो मटेरियल को रिमूव करना 15, अब तो 15 mm एक बार फिर दे देंगे तो या तो टूल टूट जाएगा या वर्कपीस टूट जाएगा। इसीलिए एक बार फिर 15 हम नहीं दे सकते हैं। तो एक बार फिर 15 नहीं देंगे, तो इसीलिए हम डेप्थ ऑफ कट को पहले डिफाइन कर देते हैं कि कितना डेप्थ ऑफ कट आपको लेना है। तो वो 2 mm 3 mm तक हम लोग ले सकते हैं। तो जनरली 2 mm लेंगे, 2.5 mm 3 mm जो भी आपके पास वो डाटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम टूल के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम डेप्थ ऑफ कट ले सकते हैं। अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो हम डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर हार्ड मटेरियल है तो डेप्थ ऑफ कट कम लिया जाता है। तो हम इस सिचुएशन में मान लेते हैं डेप्थ ऑफ कट डी जो है आपका 3 mm है। तो डेप्थ ऑफ कट अगर 3 mm है तो इस सिचुएशन में कितना बार हमें मशीनिंग करना होगा? तो हम कह सकते हैं कि 15 जितना है इसमें 3 से डिवाइड कर दो, तो 15 में 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये इस वैल्यू में डी से डिवाइड करेंगे। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल जो डेप्थ ऑफ कट होता है वो दिया होगा डी, डी का वैल्यू दिया होगा, लेकिन नंबर ऑफ पास कैलकुलेट करना होगा। तो लार्ज डायमीटर में से स्मॉल डायमीटर को घटा दो और उसमें 2 इंटू डेप्थ ऑफ कट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, तो आपका नंबर ऑफ पासेस आ जाएगा।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ पासेस होता क्या है, यानी कि अगर हमें 30 mm डायमीटर को कम करना है तो इस सिचुएशन में आपको डेप्थ ऑफ कट डिफाइन किया होगा। अगर डेप्थ ऑफ कट के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ पासेस आप फाइंड आउट कर सकते हो। डेप्थ ऑफ कट हम मैक्सिमम मटेरियल के अकॉर्डिंग ही कंसीडर करते हैं, ये नहीं कि अचानक 20 mm 30 mm ले लेंगे जिसके कारण वो टूल टूट जाएगा या वर्क पीस टूट जाएगा। तो डेप्थ ऑफ कट आपको दिया होगा। नंबर ऑफ पास निकालने के लिए लार्ज डायमीटर में से स्मॉल डायमीटर को घटाएंगे और 2 इंटू डेप्थ ऑफ कट से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका नंबर ऑफ पास कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस ढंग से आप नंबर ऑफ पास कैलकुलेट कर सकते हो, मशीनिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, फिशिंग ऑपरेशन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, टर्निंग ऑपरेशन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अब आप इसके बेस आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल आपसे बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसके आधारित न्यूमेरिकल को देखेंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट में देखेंगे इसका न्यूमेरिकल कैसे बनता है। धन्यवाद।